नमस्कार दोस्तों, मैं सतपाल वर्मा HSAS अपने YouTube चैनल SP टॉक्स में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। दोस्तों, मैंने आपको हरियाणा सिविल सर्विस रूल्स 2016 के जनरल रूल्स, उसके पेंशन रूल्स, ACP रूल्स पर मैंने आपको पहले वीडियो भेजे हैं। आप बड़े अच्छे इंटरेक्ट से उनको देख रहे हैं, मुझे पता है, क्योंकि आप मेरे पास कमेंट्स भी भेज रहे हैं। दोस्तों, उसी सीरीज़ में आज के वीडियो में हम हरियाणा सिविल सर्विसेज लीव रूल 2016 पर चर्चा करेंगे। आप मेरे वीडियो को बिल्कुल बीच में स्किप मत करना, बड़े कंसंट्रेशन और माइंड से, बड़े ध्यानपूर्वक आप मेरे वीडियो को देखना। इसमें बहुत बारीकियां जो हैं आएंगी, उनको हम अच्छे ढंग से समझ करके और अपने फंडे क्लियर करेंगे। दोस्तों, चलो शुरू करते हैं वीडियो की चर्चा। हरियाणा सिविल सर्विसेज लीव रूल्स 2016, ये भी मैंने पिछले वीडियो में बताया था आपको कि 19 जुलाई 2016 को नए रूल अर्थात नई CSR हरियाणा ने अपनी प्रकाशित की हैं, जो 9 वॉल्यूम में है। उन 9 वॉल्यूम में से ये भी एक वॉल्यूम है लीव पर। इसमें दोस्तों कुल 15 चैप्टर हैं। आप देखिए अपने स्क्रीन पर। और दोस्तों, टोटल रूल 88 हैं। वैसे तो बोलने को तो जितना मर्जी देर बोल लें, लेकिन समझ में नहीं आएगी। हम इन रूलों के चैप्टर वाइज थोड़े थोड़े रूल डिस्कस करेंगे, ताकि जो SS के स्टूडेंट हैं उनकी भी तैयारी अच्छी ढंग से हो सके, समझ में आ सकें, और जो अधिकारी और कर्मचारी एडमिन ब्रांच की सीटों पर काम कर रहे हैं, जहां पर ये छुट्टियां ग्रांट की जाती हैं, उनको भी अपने काम में सहूलियत हो, रूलों की ज्ञान मिले। क्योंकि नई जनरेशन आ रही है रिक्रूटमेंट में, पुराने साथी रिटायर हो रहे हैं, इसलिए नए जो रिक्रूट्स हैं उनको रूलों के ज्ञान की बहुत आवश्यकता है। इसलिए दोस्तों, आप मेरे इन वीडियो को बड़े ध्यान से सुने। चलिए चर्चा करते हैं। हम शुरू करते हैं चैप्टर 1 से, जो कि प्रीलिमिनरी रूल है। इसमें बताया गया शॉर्ट टाइटल एंड कमेंसमेंट, एक्सटेंट ऑफ एप्लीकेशन, स्पेशल प्रोविजन इफ एनी, इनकंसिस्टेंस विद दिस रूल्स, रेगुलेशन ऑफ क्लेम टू लीव, पावर टू रिलैक्स, इंटरप्रेट एंड अमेंड, अथॉरिटी competent टू ग्रांट लीव, रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ हेड ऑफ ऑफिस, रिपील एंड सेविंग। ये था चैप्टर 1। और दोस्तों, चैप्टर 2 में है डेफिनेशंस। डेफिनेशन जो अथॉरिटी की, लीव की, और जितने भी इसमें आएंगे शब्द, उनकी डेफिनेशन बताई है। तो चैप्टर 2 पे तो हम ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे, बस इतना ही है बताया मैंने कि चैप्टर 2 में रूल 9 है, वो उसमें जो है दोस्तों डेफिनेशन है, वो आप अपनी पुस्तक से देख लेना। मैं चैप्टर 1 पर प्रकाश डालने की कोशिश करूंगा आज, और इसको समझाने की कोशिश करूंगा। मेरी कोशिश रहेगी मैं आपको अपने तजर्बे के आधार पर इन रूलों में जो नई बातें आई हैं, क्योंकि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि जो इंस्ट्रक्शन सरकार ने रूलों से संबंधित क्लैरिफिकेशन जारी की हुई थी, वो सारी की सारी इन नई CSR में शामिल कर दी। मैं साथ साथ बताता रहूँगा कि कौन कौन सी नई बात आई है और कौन सी बात पुरानी CSR की चली आ रही है। तो पहला है दोस्तों शॉर्ट टाइटल एंड कमेंसमेंट, अर्थात इसका छोटा नाम क्या है और ये कमेंसमेंट कब से शुरू हुई है, रूल कब से लागू है। दीज रूल में भी कार्ड दी हरियाणा सिविल सर्विसेज लीव रूल 2016 इनका नाम है। और दीज रूल शैल बी डीम्ड टू हैव कम इनटू फोर्स फ्रॉम 19 जुलाई 2016। मैंने बताया था आपको 19 जुलाई 2016 से सभी रूल 19 जुलाई 2016 से लागू हुए, लेकिन पे रूल जो थे
कुछ समय के पश्चात सरकार ने उनको 1/1/16 से लागू मान लिया गजट नोटिफिकेशन के माध्यम से। जब हम पेरोल की चर्चा करेंगे इस बात का जिक्र मैं वहां समझाऊंगा कि कब और कैसे और किस नोटिफिकेशन से पे के रूल जो थे एचसीएस पे रूल 2016 वो 1 जनवरी 2016 से लागू किए और क्यों लागू करने पड़े ये भी मैं फंडा क्लियर करूंगा दोस्तों। तो ये सभी रूल पे को छोड़ करके सारे रूल 19 जुलाई 2016 से लागू हैं। एक्सटेंट ऑफ एप्लीकेशन किन पर लागू होते हैं ये? एक्सेप्ट एज अदरवाइज प्रोवाइडेड दीज रूल शैल अप्लाई टू ऑल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज बट शैल नॉट अप्लाई टू, कहता है ये सभी कर्मचारियों अधिकारी जितने भी एम्प्लॉइज हैं, चाहे वो अधिकारी हैं चाहे कर्मचारी हैं, ABCD सब पर लागू होते हैं। एक्सेप्ट किन पर है? मेंबर ऑफ द ऑल इंडिया सर्विस, IAS अधिकारी उन पर लागू नहीं होते, उनके छूटे के दूसरे रूल हैं। एम्प्लॉइज सर्विंग इन ए डिपार्टमेंट अंडर हरियाणा गवर्नमेंट ऑन डेपुटेशन फ्रॉम सेंटर और एनी अदर स्टेट गवर्नमेंट और एनी अदर सोर्स फॉर ए लिमिटेड ड्यूरेशन, कि हरियाणा सरकार में जो कर्मचारी ऑन डेपुटेशन पाए हैं कहाँ से? अदर गवर्नमेंट से, अदर स्टेट गवर्नमेंट से, किसी दूसरे राज्य की सरकार से या सेंट्रल गवर्नमेंट से आए हुए हैं, कुछ अल्प अवधि के लिए आए हैं, शॉर्ट ड्यूरेशन के, लिमिटेड ड्यूरेशन के लिए आए हुए हैं, उन पर ये लागू नहीं होते। आगे नोट 1 दिया है, द स्पीकर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली हैज एग्रीड अंडर क्लास 3 ऑफ आर्टिकल 187 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन दैट अंटिल ए लॉ इज मेड बाय द लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट अंडर क्लास 2 ऑफ आर्टिकल 187 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और रूल्स और फ्रेम्ड बाय द गवर्नर इन consultation with the speaker of the legislature assembly under clause 3 of article 187 of the constitution of India, these rules and amendments thereof, if any, after prior consent of the speaker shall apply to secretariat staff of the Haryana legislative assembly। दोस्तों मैं हर रूल में ये पढ़ के सुनाता हूँ आपको, हर जितने भी HCS रूल हैं 2016 के उनमें ये जिक्र आता है कि स्पीकर महोदय हमारे के जो हैं वो लेजिस्लेटिव असेंबली के वो एग्री कर गए हैं कि जब तक उनके रूल नहीं बनते संविधान की धारा 187 के तहत ये रूल उनकी प्रायर कंसल्टेशन से लागू रहेंगे। और नोट 2 में चेयरमैन हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन के बारे में वही बात है जो पिछले एपिसोड में मैंने आपको पढ़ के सुनाई थी कि उन्होंने भी एग्री किया हुआ कि ये रूल लागू होंगे। रूल 3 है दोस्तों, स्पेशल प्रोविजन इफ एनी इनकंसिस्टेंस विद दिस रूल्स, कि यदि इन रूलों में कोई बात का प्रावधान नहीं है और उसकी क्या कोई स्पेशल प्रोविजन है, when in the opinion of the competent authority special provision in consistence with these rules are required with reference to any particular post or any condition of service, कहता है जहां जब competent authority की राय में ऐसा आता है, वो ऐसा समझता है क्या कि कोई विशेष प्रावधान नहीं है इन रूलों में और किसी पोस्ट विशेष पोस्ट के लिए या कि उस पोस्ट की किसी सर्विस की कंडीशन के संबंध में कोई बात ऐसी आती है जहां ये महसूस होता है कि ये इन रूलों में प्रावधान नहीं है, तो क्या होगा? दैट अथॉरिटी में नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग अदरवाइज कंटेन्ड इन दिस रूल्स एंड सब्जेक्ट टू प्रोविजन ऑफ क्लास 2 ऑफ आर्टिकल 310 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड इन टर्म एंड कंडीशन ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ द पर्सन अपॉइंटमेंट टू सच पोस्ट for any matter in respect of which in the opinion of the authority special provision are required to be made, कि जो उसकी अपॉइंटमेंट की टर्म कंडीशन है वो लागू होंगी। यदि कोई बात ऐसी आती है जिससे ये राय बनती है कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के कि ये बात इन रूलों में नहीं है, समझने वाली बात है, ये जरा बारीकी है बहुत, कि कोई ऐसी बात आती है, कोई ऐसा प्रावधान आता है, कोई रिक्वायरमेंट आती है ऐसी कभी भविष्य में किसी एम्प्लॉय के लिए उसकी सर्विस कंडीशन के लिए छुट्टियों के मामले में, और ऐसा महसूस होता है कि इन रूलों में वो प्रावधान नहीं है, तो कहता है जो उसकी अपॉइंटमेंट की टर्म कंडीशन है ना वो लागू होंगी, वो प्रोविजन माननी जाएंगी, स्पेशल प्रोविजन वो माननी जाएंगी, उनका नाम है स्पेशल प्रोविजन। आगे प्रोविजन दिया है, प्रोवाइडेड दैट इन द टर्म एंड कंडीशन ऑफ अपॉइंटमेंट इट शैल बी क्लैरिफाइड इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी मैटर फॉर विच नो स्पेशल प्रोविजन हैज बीन मेड इन द टर्म एंड कंडीशन ऑफ अपॉइंटमेंट प्रोविजन ऑफ दिस रूल शैल अप्लाई, बशर्ते कि जो उसकी अपॉइंटमेंट की शर्तें हैं और यह आगे
साफ किया जाता है, क्लैरिफाई किया जाता है, क्या स्पष्ट किया जाता है क्या कि इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी मैटर फॉर विच नो स्पेशल प्रोविजन हैज बीन मेड, जहां पे उसके अपॉइंटमेंट में कोई स्पेशल प्रोविजन नहीं बनाई गई है, कोई लिखी गई है कि हाँ ये स्पेशल प्रोविजन है, तब क्या होगा, यदि उसके अपॉइंटमेंट में लिखी है तो वो लागू होंगी। जैसे ऊपर पैरे में बताया, प्रोविजन में कहता है यदि वहां कोई स्पेशल प्रोविजन नहीं दी है इन रूलों से हटके, तो फिर यही रूल लागू होंगे। अब दोनों बातें एक दूसरे के देखो रिवर्स हो रही हैं, कॉन्ट्राडिक्शन में हो रही है ना। पहले तो कहता है कि यदि कोई बात इनकंसिस्टेंस है तो उसके अपॉइंटमेंट लेटर की कंडीशन लागू होगी, लेकिन प्रोविजन में कहता है बशर्ते कि यदि उसके अपॉइंटमेंट लेटर में, ध्यान से सुनना जरा, यदि इसके प्रोविजन अपॉइंटमेंट लेटर में स्पेशल प्रोविजन नहीं की गई है छुट्टियों के बारे में, तो फिर यही रूल लागू होंगे। क्लियर? आगे कहता है रेगुलेशन 4 नंबर, रूल 4, रेगुलेशन ऑफ क्लेम टू लीव, कि छुट्टियों को का दावा करने के लिए, क्लेम करने के लिए कैसे रेगुलेट होंगी छुट्टियां। ये उसमें कहा है गवर्नमेंट एम्प्लॉइज क्लेम टू लीव इज रेगुलेटेड बाय द रूल इन फोर्स एट द टाइम द लीव इज अप्लाइड फॉर एंड ग्रांटेड, कि जब कर्मचारी छुट्टी अप्लाई करता है उस समय जो लीव के रूल लागू होंगे उनके द्वारा उसकी छुट्टियां रेगुलेट की जाएंगी। अर्थात कहने का मतलब यह है कि आज की तारीख में ये रूल लागू है, आज से 5 साल बाद या 1 साल बाद या 2 साल बाद इनमें कोई अमेंडमेंट हो जाती है, कोई और रूल नए आ जाते हैं तो वो लागू होंगे। ये नहीं कि सारी उम्र के लिए यही बात है, कहता नहीं, जिस समय उसकी छुट्टियां सैंक्शन हो रही होंगी और अप्लाई करेगा उस समय जो रूल लागू होंगे उनके अनुसार कार्रवाई होगी। नंबर 5, पावर टू रिडक्स, इंटरप्रेट एंड अमेंड, कि इन रूलों में छूट देने के लिए, रिलैक्सेशन देने के लिए, इंटरप्रेट करने के लिए, इसकी व्याख्या करने के लिए और अमेंड करने के लिए, इनको संशोधन करने, इनमें संशोधन करने के लिए पावर है तो किसके पास है? कहता हाँ है, द पावर टू इंटरप्रेट, चेंज, अमेंड, रिलैक्स एंड रिमूवल ऑफ डाउट। अब देखना कितने शब्द आए हैं, ध्यान से सुनो। पावर टू इंटरप्रेट, व्याख्या करने के लिए, चेंज, इनको बदलने के लिए, अमेंड, इनमें संशोधन करने के लिए, रिलैक्स, छूट देने के लिए, एंड रिमूवल ऑफ डाउट, और शंका दूर करने के लिए। वहां ना रूल बदला गया और ना ही कोई रिलैक्सेशन दी गई और ना ही संशोधन किया गया, वहां केवल क्लैरिफाई किया जाना है, अर्थात शंकाएं दूर करनी है। ऑफ दीज रूल्स शैल लाई विद द फाइनेंस डिपार्टमेंट, ये केवल और केवल वित्त विभाग के पास ये शक्तियां हैं और कोई नहीं करता। कहने का भाव यह है, यो कोई भी क्लैरिफिकेशन लेनी है या कोई भी रिलैक्सेशन लेनी है या कोई संशोधन कराना है किनमें, इन रूलों में, लीव रूल में, तो वो फाइनेंस डिपार्टमेंट को केस जाएंगे। अर्थात फाइनेंस डिपार्टमेंट ही केवल और केवल सक्षम है इस प्रकार की राहत देने के लिए। आगे नोट नंबर 1, कम्युनिकेशन रिगार्डिंग द इंटरप्रिटेशन एंड अल्टरेशन ऑफ दिस रूल शैल बी एड्रेस्ड टू द फाइनेंस डिपार्टमेंट थ्रू द एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट कंसर्न। जैसे मैंने अभी कहा ना कि फाइनेंस डिपार्टमेंट के पास केस जाएंगे, कैसे जाएंगे? थ्रू एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी, सीधे नहीं जा सकते, क्योंकि उसके सक्षम लेवल का, उसके सेम लेवल का, सिमिलर लेवल का अधिकारी ही उसको भेजेगा, और वो कौन है? एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी ऑफ द डिपार्टमेंट। आप समझ गए होंगे, प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट हरियाणा, किसी भी एनी ऑफ द डिपार्टमेंट, या वहां का एसीएस जो आजकल डेजिग्नेट होते हैं। आगे नोट नंबर 2, वेयर द फाइनेंस डिपार्टमेंट इज सेटिस्फाइड दैट द ऑपरेशन ऑफ एनी ऑफ दिस रूल रिलेटिंग टू कंडीशन ऑफ सर्विस ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉय और एनी क्लास ऑफ सच गवर्नमेंट एम्प्लॉय causes undue hardship in any particular case, it may be ordered dispense with or relax the requirements of that rule to such extent and subject to such conditions as it may consider necessary for dealing with the case in a just and equitable manner। कितनी अच्छी बात कही है। नोट 2 में कहता है फाइनेंस डिपार्टमेंट जहां पे ये सेटिस्फाई हो जाता है, संतुष्ट हो जाता है क्या, कि इन रूलों को लागू करने से किसी एक व्यक्ति विशेष को, अर्थात किसी एक कर्मचारी को, एक अधिकारी को, या किसी एक क्लास को किसी प्रकार का अनड्यू हार्डशिप, अननेसेसरी उसको किसी प्रकार की तंगी हो रही है छुट्टियों के कारण, तो उस मामले, यदि फाइनेंस डिपार्टमेंट ऐसा
संतुष्ट हो जाता है तो केस जाने पे पता चलेगा ना। उस मामले में कहता है फाइनेंस डिपार्टमेंट क्या करेगा, बिल्कुल उचित मैनर में क्या करेगा, रिक्वायरमेंट के अनुसार उस हद तक जिस हद तक रिक्वायरमेंट हुई है उस अनड्यू हार्डशिप को दूर करने के लिए इन रूलों में बदलाव करने की या उन रूलों को हटाने के लिए कुछ भी मतलब जो भी जरूरत पड़ती है और फाइनेंस डिपार्टमेंट संतुष्ट हो जाता है कि हाँ इससे अनड्यू हार्डशिप हो रही है इस क्लास से या इस एक रूल से किसी एक पर्टिकुलर विशेष कर्मचारी के लिए, अधिकारी के लिए या एक किसी क्लास, पूरी क्लास के लिए, कैडर के लिए, तो उस मामले में कहता है फाइनेंस डिपार्टमेंट बिल्कुल इक्विटेबल मैनर में उसको डील करेगा केस को। मैंने बताया ना, देखिए मेरी बात एक पल्ले बांध लो कि रूल कभी नुकसान नहीं करता, रूल नुकसान नहीं करता, उसके आगे बहुत से जो है ना एक्सप्लेनेशन है, समाधान है उसके। यदि कहीं किसी का अनड्यू हार्डशिप होती है, रूल पहले कहता है अनड्यू हार्डशिप है तो ठीक है उसको हम दूर करेंगे। 6 कहता है अथॉरिटीज कॉम्पिटेंट टू ग्रांट लीव। ये समझने वाली बात है, बहुत से जो कर्मचारी अब नए भर्ती हो रहे हैं मुझसे भी क्वेश्चन कर रहे आते हैं मेरे पास, वो पूछते हैं कि सर जी यदि हेड ऑफ ऑफिस छुट्टी चला गया तो क्या कोई क्लर्क छुट्टी कर सकता है, छुट्टी सैंक्शन कर सकता है दूसरे कर्मचारियों की या असिस्टेंट कर सकता है? ये क्वेश्चन नहीं कहलाते। देखिए रूल क्या कहता है आप समझिए और समझ जाओगे। जब कंपिटेंट अथॉरिटी घोषित हो चुकी हैं बाय रूल के फलां कर सकते हैं तो दूसरा कैसे करेगा, समझे इस बात को। द अथॉरिटीज कंपिटेंट टू सैंक्शन लीव ऑफ एनी काइंड to a government employee under these rules shall exercise their power strictly in accordance with these rules and subject to following conditions। कहता है सख्ती से अनुपालना करेगा किसकी, अपनी पावर्स की जो उसको मिली हुई है इन रूलों के तहत और निम्नलिखित शर्तें होंगी। केवल कंपिटेंट अथॉरिटी वो आगे रूलों में आएंगी। जैसे जैसे हम रूल पढ़ते रहेंगे हर चैप्टर में हर काइंड ऑफ लीव पे आएगी। कैजुअल लीव में कौन कंपिटेंट है, अंडर लीव में कौन कंपिटेंट है, मेडिकल लीव में कौन कंपिटेंट है, स्टडी लीव में कौन कंपिटेंट है, वो सारी बातें आएंगी। कहता वो तो ध्यान रखना कंपिटेंट अथॉरिटी शब्द आया है कि कंपिटेंट अथॉरिटी अपनी पावरों को सख्ती से लागू करेगा। इन रूलों में जो उसकी छुट्टियां सैंक्शन करने की पावर मिली हैं निम्नलिखित कंडीशन होंगी। क्या? कंडीशन नंबर 1, the prior approval of the administrative department shall be obtained in cases where the sanction of leave in combination with or without vacation if any involved। ध्यान दो इस बात पे। शब्द आया था कंपिटेंट अथॉरिटी और अब शब्द आ रहा है एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट। इसका मतलब है दो अलग अलग हो गए। कंपिटेंट अथॉरिटी नीचे रहेगी और एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट हायर लेवल पे आ गया कि जब कंपिटेंट अथॉरिटी छुट्टियां सैंक्शन करे तो निम्नलिखित बातों का ध्यान रखे। किस मामले में? यदि वैकेशन के साथ छुट्टियों का कॉम्बिनेशन करना है। और ये कहाँ होती है दोस्तों? एजुकेशन डिपार्टमेंट में। एजुकेशन डिपार्टमेंट के मेरे साथी जो हैं वो जो सुन रहे हैं वो समझ लो, वैकेशन के साथ कॉम्बिनेशन यदि छुट्टियों का होता है, वैकेशन पे जाने से पहले और वैकेशन समाप्ति के पश्चात, दोनों समय हो सकता है ना। तो ये बातें ध्यान रखें जो सैंक्शन करते हैं लीव। क्या कि एक्स्ट्रा नंबर 1 क्लास 1 एक्स्ट्रा एक्सपेंस टू गवर्नमेंट के एक तो एक्स्ट्रा एक्सपेंस नहीं होना चाहिए। कैसे? कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ना दिया जा रहा हो, कोई एक्स्ट्रा सैलरी ना दी जा रही हो, एक्स्ट्रा बर्डन नहीं होना चाहिए कॉम्बिनेशन के दौरान छुट्टियां जब कंबाइन कर रहे हो स्टेट एक्सचेकर के ऊपर। क्लास 2 क्रिएशन ऑफ पोस्ट, पोस्ट क्रिएट ना की जा रही, अर्थात 2 आदमी ना बैठा दिए गए हैं छुट्टियों पर, छुट्टियां भी दे दी और पोस्ट क्रिएट करवा ली। अर्थात 2 पोस्टा नहीं होंगी एक आदमी के अगेंस्ट। कोई नई पोस्ट नहीं क्रिएट करवानी कि जी छुट्टी पे जा रहा है भेजना इसको, नई पोस्ट क्रिएट कर दी जाए। रेफरेंस टू हायर अथॉरिटी फॉर एनी सब्स्टिट्यूट, और जो रेफरेंस हायर अथॉरिटी का है सब्स्टिट्यूशन का वो इन्वॉल्व
दोबारा समझें आप इस रूल को। प्रायर अप्रूवल ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट शैल बी ऑब्टेन्ड इन केसेज वेयर द सैंक्शन ऑफ लीव इन कॉम्बिनेशन विद और विदाउट वैकेशन इफ एनी इन्वॉल्व। यदि ये इन्वॉल्व हैं तो आपने एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट की प्रायर अप्रूवल लेनी है। यदि ये तीनों चीजें इन्वॉल्व नहीं है तो आपने नहीं लेनी। अर्थात आप तब तक कंपिटेंट हैं जिसके पास ये पावर है छुट्टी सैंक्शन करने की, जब तक ये शामिल नहीं है। और यदि ऐसा है तो आपको छुट्टी सैंक्शन करने से पहले आपको एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट की अप्रूवल लेनी अनिवार्य है, बेशक आप कंपिटेंट हैं। सब रूल 2, लीव टू ए गवर्नमेंट एम्प्लॉय ऑन फॉरेन सर्विस और डेपुटेशन शैल बी सैंक्शनड बाय द कंपिटेंट अथॉरिटी ऑफ हिज पेरेंट डिपार्टमेंट। पहले कंपिटेंट अथॉरिटी का जिक्र किया कि डिपार्टमेंटों में कौन कौन कंपिटेंट होंगे, वो कंपिटेंट अथॉरिटी ही करेगी और वो आगे बताएंगे कि कौन कौन है। अब कहता है यदि कोई एम्प्लॉय फॉरेन सर्विस पे या डेपुटेशन पे आया हुआ है या गया हुआ है कहीं, तो उसकी छुट्टियां कौन करेगा? पेरेंट डिपार्टमेंट करेगा। यदि पेरेंट डिपार्टमेंट उसका हरियाणा सरकार है तो हरियाणा सरकार करेगी, उसका डिपार्टमेंट करेगा, अन्यथा जो उसका पेरेंट डिपार्टमेंट है वो करेगा। जहां वो नौकरी कर रहा है वो नहीं करेंगे, वो कंपिटेंट नहीं है। हालांकि कंपिटेंट अथॉरिटी है वो कि जी 10 दिन की करने में कंपिटेंट है, 15 दिन की करने में कंपिटेंट है, लेकिन उसके मामले में नहीं है कंपिटेंट। किसके मामले में? जो फॉरेन सर्विस पे आया हुआ है या गया हुआ है या डेपुटेशन पे आया हुआ है, और वो सेम गवर्नमेंट में भी होते हैं, डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट, और अदर्स गवर्नमेंट से भी होते हैं। नंबर 3 सब रूल, द अथॉरिटी कंपिटेंट टू सैंक्शन लीव मे रीडेलीगेट द पावर delegated to them in this rule to any gazetted officer under them at their headquarter on their own OWN on overall responsibility and subject to such condition and restrictions as they may like to impose। देखिए पहले तो उसने कहा कि हाँ इन किताबों में, इन रूलों में कंपिटेंट अथॉरिटी बनाए हुए हैं, पावरें दी हुई हैं। अब इस रूल में कहा, सब रूल में कहा है 3 में कि वो कंपिटेंट अथॉरिटी जो इन रूलों के द्वारा घोषित हुए हैं कंपिटेंट अथॉरिटी, वो आगे फर्दर अपनी पावर को रिडेलीगेट कर सकते हैं। किसको? अपने अधीनस्थ किसी भी गजेटेड ऑफिसर को, नॉन गजेटेड को नहीं, केवल गजेटेड अफसर को, राजपत्रित अधिकारी को। वो क्लास 2 से शुरू होते हैं, कुछ क्लास 2 की पोस्टां नॉन गजेटेड भी हैं, ये ध्यान रखना। इसका मतलब ये नहीं है कि क्लास 2 है तो चलो भाई दे दो उसका पावर, नो, गजेटेड से कम नहीं होना चाहिए, वो गजेटेड को ही पावर है। और जहां बोर्ड कॉर्पोरेशन की बात है वहां इक्विवेलेंट टू गजेटेड अफसर की पोस्टें हैं, क्योंकि वहां तो गजेटेड अफसर है नहीं एक्सेप्ट एसएस कैडर के। एसएस कैडर के तो वहां पे गजेटेड अफसर पोस्ट किए हुए हैं कैडर पोस्टों में, लेकिन उनके जो अपने अधिकारी कर्मचारी हैं वो गजेटेड नहीं होते, क्योंकि बोर्ड कॉर्पोरेशन में गजेटेड स्टेटस नहीं है। लेकिन जो इक्विवेलेंट टू दैट पोस्ट है वो अधिकारी कंपिटेंट होंगे, उनको दे सकते हैं, अपनी पावर रिडेलीगेट कर सकते हैं, सब्जेक्ट टू कंडीशन क्या कि जैसा वो उचित समझे कि रिस्पॉन्सिबिलिटी ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी में क्या मैंने कहना है वो अपने ऑर्डर में रिडेलीगेशन में डाल दे, अन्यथा जिम्मेवार वही है उसका। और आगे कॉपी ऑफ सच ऑर्डर शैल इनवेरिएबली बी एंडोर्स्ड टू द एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट एंड द प्रिंसिपल अकाउंटेंट जनरल ऑडिट हरियाणा। कहता है जो रीडेलीगेशन करेगा, कोई कंपिटेंट अथॉरिटी आगे रीडेलीगेट करता है अपनी छुट्टियों की पावरों को, तो वो जो आदेश करेगा रीडेलीगेशन के, उनकी कॉपी का क्या करेगा? अवश्य तौर पे इनवेरिएबली एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट को भेजनी पड़ेगी, सेकंड कॉपी फाइनेंस डिपार्टमेंट को, और एक कॉपी पीएजी को, प्रिंसिपल अकाउंटेंट जनरल ऑडिट को हरियाणा को भेजनी होगी, ताकि सरकार को भी पता चल जाए कि हाँ जी ये कंपिटेंट पुनः बनाया गया रीडेलीगेशन के द्वारा, और जितने भी आदेश होंगे वो उसके लिंक होते रहेंगे। रूल 7 रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ हेड ऑफ ऑफिस। अब शब्द आया है हेड ऑफ ऑफिस का। मैंने कहा कि शब्दों पे ध्यान देना, ये डेफिनेशन सारी की सारी आपको डेफिनेशन में मिलेंगी,
रूल 9 में। अब कंपिटेंट अथॉरिटी जरूरी नहीं कि वो हेड ऑफ ऑफिस हो, और ये भी जरूरी नहीं कि हेड ऑफ ऑफिस कंपिटेंट छुट्टियां सैंक्शन करने में, वो तो होता ही है, हेड ऑफ ऑफिस तो होता ही है, लेकिन कुछ जगह हेड ऑफ ऑफिस नहीं भी होता, छोटे लेवल का होता है, वहां फिर कंपिटेंट अथॉरिटी का जिक्र होता है। अब कहता है हेड ऑफ ऑफिस की क्या जिम्मेवारी है। ये हेड ऑफ ऑफिस का शब्द आप जब पढ़ेंगे डेफिनेशन में तो पाएंगे कि जो ट्रेजरी से हरियाणा सरकार के एक्सचेकर से फंड ड्रा कराने में सक्षम है, वो उस हेड ऑफ ऑफिस का जिक्र है। ये नहीं कि कोई ऑफिस है तो उसका जो हेड इंचार्ज है वो हेड ऑफ ऑफिस है। नो, पढ़ेंगे डेफिनेशन आपको पता चलेगा कि वो, मैं आपको थोड़ा सा क्लियर कर दूं, हेड ऑफ ऑफिस वो होता है जिसके सिग्नेचर से ट्रेजरी से पैसा निकलता और जमा होता है, केवल वही हेड ऑफ ऑफिस होता है, दूसरा नहीं होता। और जो हेडक्वार्टर पे अर्थात सेक्रेट ये जो चंडीगढ़ पंचकुला के जो एचओडी हैं वो हेड ऑफ ऑफिस भी होते हुए एचओडी भी हैं, लेकिन वो अपनी पावर हेड ऑफ ऑफिस के आगे रिडेलीगेट कर देते हैं, क्योंकि खजाना से पैसा जो निकलता है वो हेड ऑफ ऑफिस के सिग्नेचर से निकलता है, जमा होता है तो भी निकलता है। तो अब उस हेड ऑफ ऑफिस की बात कर रहा है ये। In case of unauthorized absence of a government employee for a period more than 1 week, the head of office shall send a detailed report to the head of department। कहता कोई भी कर्मचारी अधिकारी यदि 1 सप्ताह से ज्यादा जानबूझ के अनऑथराइज्ड अनाधिकृत तौर पर एब्सेंट हो जाता है तो उसकी रिपोर्ट हेड ऑफ ऑफिस किसको भेजेगा? हेड ऑफ डिपार्टमेंट को भेजेगा। In respect of employees of group A and B, the report shall be forwarded to the administrative department by the concerned head of department and along with his comment। और head of department ग्रुप A और B के जितने भी उसके पास रिपोर्ट आएंगी या उसके अपने दफ्तर की होंगी, वो सारी की सारी एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट को अपने टिप्पणी सहित, कमेंट सहित भेजेगा यदि वो अनाधिकृत तौर पर एब्सेंट हैं तो। आगे दोस्तों रूल 8 में रिपील एंड सेविंग की बात करी है। उसने कहा कि पंजाब सिविल सर्विस रूल वॉल्यूम 1 पार्ट 1 एंड अदर प्रोविजंस कंटेन्ड इन अपेंडिक्स 12, 17 एंड 20 ऑफ द पंजाब सिविल सर्विस रूल 1 पार्ट 2 एंड ऑल रूल कोरस्पोंडिंग टू दिस रूल इन फोर्स इमीडिएटली बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ दिस रूल आर हियर बाय रिपील्ड। के मैंने आपको बताया इन रूलों से पहले पंजाब सिविल सर्विस रूल थी, और जो ये लीव का चैप्टर था वो वॉल्यूम 1 पार्ट 1 में था, अपेंडिक्स 12, 17 और 20 में पावरें थी उसकी। ये पार्ट 1 और पार्ट 2 के पार्ट 2 में अपेंडिक्स थे 12, 17 और 20, वहाँ पे कैजुअल लीव का प्रावधान था, क्वारंटीन लीव का प्रावधान था, और पार्ट 1 वॉल्यूम 1 पार्ट 1 में सारी छुट्टियों के बारे में जिक्र था, जितनी ऑल काइंड ऑफ लीव के बारे में। तो कहता है ये रूल सारे जो इन रूलों से पहले लागू थे ये सारे रद्द कर दिए गए। तो दोस्तों ध्यान देना, अभी भी कुछ लोग, कुछ नए लड़के पुरानी CSR पढ़ करके वही रेफरेंस देते हैं। कई मेरे सीनियर साथी भी पुरानी CSR का रेफरेंस दे देते हैं, बिल्कुल मत देना। रेफरेंस आएंगे तो ये आएंगे क्योंकि 19 जुलाई 2016 को वो रूल रद्द हो चुके सारे के सारे। आगे प्रोविजन दी है, प्रोवाइडेड दैट एनी ऑर्डर मेड और एक्शन टेकन अंडर द रूल सो रिपील्ड शैल डीम टू हैव बीन मेड और टेकन अंडर द कोरस्पोंडिंग प्रोविजन ऑफ दिस रूल्स। और यदि कोई उसमें सब्जेक्टिव कंडीशन क्या कि कोई एक्शन, कोई ऑर्डर उन रूलों के तहत जो रिपील कर दिए गए हैं होते हैं तो इन रूलों के तहत माने जाएंगे। हालांकि वो कहा कि लेकिन वो रिपील्ड हैं, रेफरेंस मत देना उनके। तो चैप्टर 2 आगे दोस्तों डेफिनेशन का है। डेफिनेशन पढ़ने की मैं आवश्यकता नहीं समझता, आप पढ़ लेना किताब में। ये डेफिनेशन नंबर 1 से लेकर के डेफिनेशन नंबर 24 तक गई हैं दोस्तों। इनमें आपको जितने भी शब्द आएंगे वो सारे, लीव सैलरी क्या है, लीव क्या है, लेंथ ऑफ सर्विस क्या है, मैटरनिटी लीव क्या है, क्वारंटाइन लीव क्या है, स्पेशल डिसेबिलिटी लीव क्या है, EOL एक्स्ट्राऑर्डिनरी लीव क्या है, हाफ पे लीव क्या है, हेड ऑफ मिशन क्या है, ये सारी की सारी डेफिनेशन आप पढ़ लेना इनको बारीकियों से। ये मेरे को समझाने वाली तो बात नहीं लगती, इनमें कोई ऐसी बात नहीं, तो पढ़ के समझने वाली बात है दोस्तों। अगला चैप्टर 3 होगा कैरी फॉरवर्ड ऑफ लीव और बेनिफिट ऑफ पास्ट सर्विस। ये हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे, इससे आगे भी चलते रहेंगे हम दोस्तों।
मैं कोशिश करूँगा कि आपका ये पूरे के पूरे एक एक बात आपको समझाने की कोशिश करूँ अपने वीडियो के माध्यम से। इसलिए मैं आपसे पुनः अपील करता हूँ कि आप मेरे वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें, और जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें दोस्तों, और मेरे वीडियो को बिना स्किप किए देखते रहें, क्योंकि बहुत ही गहरी बातें हैं दोस्तों, और उम्मीद करता हूँ कि आप इनको जो है ना बड़े अच्छे ढंग से समझेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ दोस्तों नमस्कार।